दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति से जुड़े कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में और उसकी चुनावी रणनीति के बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई थी। आज मैं थोड़ी विस्तार से उनकी राजनीति के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर आज के दिन में चुनाव होते हैं और वो चुनाव बस आज की स्थिति में हो, इंडिया गठबंधन जैसे उस स्थिति में हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आसानी से अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, या जैसे उसके नेता कहते हैं वो उससे भी आगे जा पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, 2014 और 2019 के मुकाबले आज की राजनीतिक परिस्थिति में सबसे बड़ा फर्क ये है कि 28 पार्टियों ने अपना एक गठजोड़ बना लिया है, जो पूरे देश में विभिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। वो गठजोड़ ऐसी जगहों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर रूप से उपस्थित नहीं है, जैसे कि दक्षिण भारत। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पहली बार पिछले 10 साल के अंदर, साढ़े 9 साल के अंदर एक राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध रूप से खड़ी हुई है। और जब से ये गठजोड़ बना है, वो एक बार भी उसकी एकता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसमें उसकी गति थोड़ी धीमी है, वो अब तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बना पाया है अपना, और अपने उसका ढांचा, सांगठनिक ढांचा भी पूरी तरह नहीं बन पाया है। लेकिन एक बार भी इन दलों के बीच में कोई मतभेद नहीं पैदा हुआ है। अब चूंकि आप इस मौके पे बात कर रहे हैं कि अभी 1 या 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, इन दोनों ने ये कहा है कि किसी को सीटें देने के मामले में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत दूरगामी है, इसलिए ये सीटें देने वाला मामला उसके मुकाबले छोटा है। यानी उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे जहां हम लोग मान रहे हैं कि विपक्ष की एकता मुश्किल काम होगी, जो भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना मुश्किल होगा, वहां भी वहां के जो सबसे बड़े विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अच्छा सीटों का तालमेल कर लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मौजूद है। आप कह रहे हैं कल की तारीख में चुनाव हो, अगर कल की तारीख में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को मेरा मानना है कि कम से कम 275 से 350 सीटों के बीच में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पिछले प्रदर्शन को भी दोबारा दोहराने लायक रणनीति बनाए। पिछला प्रदर्शन क्या था उसके ऊपर गौर करना जरूरी है। पिछले प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो कुल मिलाकर 303 सीटें प्राप्त हुई थी, उनमें से ज्यादातर सीटें 17 राज्यों में से प्राप्त हुई थी। उन 17 राज्यों को आप 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक श्रेणी 11 राज्यों की है, जहां पर भारतीय राज्यों का जो भाजपा का जो स्ट्राइक रेट था वो 88% करीब था। और दूसरी श्रेणी 6 राज्यों की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो करीब 46-47% था। अब ये 11 राज्य कौन से थे? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें जीत ली थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, उनमें से 28 जीत ली थी। गुजरात में 26 में से 26 जीत ली थी। कर्नाटक में 28 में से 24 जीत ली थी। राजस्थान में से 25 में से 24 जीत ली थी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें जीत ली थी। हरियाणा में 10 में 10 सीटें जीत ली थी। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें जीत ली थी। झारखंड की 14 में से 11 सीटें जीत ली थी। उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें जीत ली थी। हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4 सीटें जीत ली थी। यानी इन राज्यों में जो कुल 239 सीटें हैं, उसमें से 211 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। अब इससे अंदाजा लगाइए किस स्तर का प्रदर्शन था ये। इसके मुकाबले अब दूसरे नंबर के जो दूसरे नंबर के राज्य हैं, इनकी संख्या 6 थी, वहां कुल 182 सीटें हैं,
वहां भारतीय जनता पार्टी ने 84 सीटें जीत ली थी। ये राज्य थे पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती थी, बिहार में 40 में से 17 सीटें जीती थी, महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें जीती थी, उड़ीसा में 21 में से 12 सीटें जीती थी, तेलंगाना में से 17 में से 4 सीटें जीती थी, असम में 14 में से 10 सीटें जीती थी। यानी कुल 303 सीटों में से 295 सीटें इन्हीं 17 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। केवल 8 सीटें ऐसी थी जो इन राज्यों के बाहर जीती गई। अब अगर कल की तारीख में चुनाव होते हैं तो भारतीय और उस भाजपा ने ये प्रदर्शन तब किया था जबकि विपक्ष एकताबद्ध नहीं था। विपक्ष की शक्तियां पूरी तरीके से बटी हुई थी। भाजपा का जो नेशनल नैरेटिव था उसके मुकाबले अपोजिशन के पास कोई भी नेशनल नैरेटिव नहीं था। नंबर एक बात। दूसरी बात, भाजपा के पास जो बालाकोट स्ट्राइक थी उससे पैदा हुआ एक देशभक्ति का उफान था। लोगों को लग रहा था कि ये पार्टी जो है और ये नेता जो है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो और भाजपा ने उस तरह का प्रचार भी किया था कि हमने घुस के मारा। उसका भी भाजपा को विशेष रूप से एक अतिरिक्त लाभ हुआ था, एक बेशी लाभ हुआ था। कल की स्थिति में न तो बालाकोट स्ट्राइक का लाभ भाजपा को मिलेगा, न विपक्ष के बंटवारे का लाभ भाजपा को मिलेगा। और भाजपा को 303 सीटों में 295 सीटें इन 17 राज्यों से जीतनी होंगी। अब आप सोचिए इस बात को, क्या भाजपा इस काम को दोबारा कर पाएगी? आप पहले जो 239 में से 239 सीटों के जो 11 राज्य हैं उनको पहले छोड़ दीजिए जरा से। अब आप आइए उन 182 सीटों वाले 6 राज्यों पे जहां भाजपा ने 84 सीटें जीती थी। इनमें बंगाल में उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है, बिहार में उनका मुकाबला एक काफी सशक्त सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ से है, महाराष्ट्र में भी भाजपा का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से है जो काफी मजबूत स्थिति में है, उड़ीसा में उनका मुकाबला बीजू जनता दल से है, तेलंगाना में भाजपा का मुकाबला भारत राष्ट्र समिति से है। अच्छा, अब मैं ये मानता हूं कि भाजपा ने पिछली बार इन राज्यों में जो प्रदर्शन किया था, इस बार शर्तिया भाजपा उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकती है जब तक कि कोई विशेष घटना न घटित हो जाए। इन 84 सीटों में से भाजपा आराम से 15 या 20 सीटें हार सकती है। ये एक बहुत ही रीजनेबल या बहुत ही संतुलित तरीके से किए जाने वाले आकलन के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं। अब आप आइए उन 11 राज्यों में जहां भाजपा का स्ट्राइक रेट 88% था। इसमें भी आप देखेंगे कि अगर विधानसभा के चुनाव में इसमें गुजरात में और उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। गुजरात में तो 26 में 26 जीती थी, वहां तो वो सीटें बढ़ा नहीं सकती है, ज्यादा से ज्यादा दोबारा 26 में 26 जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में उसने 2014 में 73 सीटें जीती थी जो कि घट गई थी, 11 सीटें कम हो गई थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ से। वहां पर अगर दोबारा विपक्ष की एकता नहीं हो पाई तो भारतीय जनता पार्टी 10-12 सीटें बढ़ाने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश, ये मानना कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर से उस पुराने प्रदर्शन को दोहरा देगी, मुझे नहीं लगता कि ये तर्कपूर्ण बात है। ये आसानी से गले नहीं उतरती। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अभी ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है जिसमें दिखाई पड़ता हो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ थोड़ी बहुत मामूली सी कम हुई है, लेकिन उसमें कोई भी चिंताजनक गिरावट नहीं आई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव लड़ने की क्षमता है वो पहले से बढ़ी होगी, वो कम नहीं हुई है। उसके पास संसाधन, अकूत संसाधन है और उसके पास काफी अच्छी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। लेकिन हम जानते हैं कि जिन प्रदेशों का भी हमने जिक्र किया है, जैसे कर्नाटक है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, इन तमाम मध्य प्रदेश है, इन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आपसी सिर फुटौल का शिकार है। लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव के अपेक्षा उसमें ज्यादा एकता होती है और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होता है तो आपसी जो फूट है उसका ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन ये मानना कि फिर से इतिहास अपने आप को हूबहू दोहराएगा, ये मुझे लगता है कि ये मानना उचित नहीं होगा। अब समस्या ये है कि तो भाजपा की समस्या कहाँ है? भाजपा की समस्या उसके बहुमत की एक खास तरह की प्रकृति में है। टीवी अक्सर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, तो ये बहुमत प्रचंड नहीं है,
ये केवल 37% वोटों का और 303 सीटों का बहुमत है, यानी केवल बहुमत से उनके पास 31 सीटें ज्यादा है। 272 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, तो एक 31 सीटें तो जरा से फिसलने में ही कम हो सकती हैं। मेरा तो मानना यह है कि इन सभी 11 राज्यों में भाजपा को बुरी तरह से चुनाव हारने की जरूरत नहीं है। भाजपा अगर इन सभी राज्यों में 5-5, 10-10 फीसदी भी उसने घटा हुआ प्रदर्शन किया, यानी अगर भाजपा किसी राज्य में 60 या 70 या 75% की स्ट्राइक रेट से प्रदर्शन करती है तो भी कहा जाएगा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उसके हाथ से वो बहुमत की पार्टी बनने से रह जाएगी। तो मैं कुल कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक लगभग नामुमकिन से लगने वाले काम को दोबारा करने की चुनौती का सामना कर रही है। इसके लिए उसे एक असाधारण किस्म का मुद्दा चाहिए, एक असाधारण किस्म की परिस्थिति चाहिए, तभी वो इस काम को दोबारा अंजाम दे पाएगी। हो सकता है कि ये परिस्थिति निकट भविष्य में उसे मिल जाए, हो सकता है एक असाधारण मुद्दा निकट भविष्य में उसके हाथ आ जाए। अगर हाथ आ गया तो हम लोग फिर उसकी रोशनी में अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज की तारीख में भाजपा के पास ना ऐसा कोई मुद्दा है, ना ही ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति है। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती का सामना कर रही है कि वो जरा सा भी न चूके, उसको 10% चूकने की भी इजाजत नहीं है। आप 60% चूकने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर वो 10 से लेके 15% भी चूकेगी। मैंने एक और छोटा सा विश्लेषण किया है कि 11 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 88% की अभूतपूर्व दर से सीटें जीती हैं, अगर वह इस बार यहाँ 70% की दर से ही जीती, जो कि बहुत अच्छी दर मानी जाएगी, तो भी वह 167 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। साधारण परिस्थिति में एक बहुत अच्छा नतीजा होगा, लेकिन उस सूरत में उसे 44 सीटें खोनी पड़ जाएंगी। 44 सीटों का मतलब क्या हुआ, यानी 31 सीटें खोते ही वो 32 सीटें खोते ही वो बहुमत से नीचे आ जाएगी और उससे भी और 12 सीटें कम हो जाएगी। इधर 6 राज्यों में अगर उसके प्रदर्शन में 12% गिरावट भी हुई, तो भी वहां उसे 21 सीटें कम हो जाएंगी, यानी 12 सीटें वो कम हुई और 21 सीटें ये, यानी अपने बहुमत से वो 33 सीटें कम हो जाएगी भाजपा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की परिस्थिति कितनी नाजुक है। जी, जैसे आपने कहा कि अभी उसको कोई और मुद्दा मिल जाए तो क्या इसका अर्थ हम यह माने कि नरेंद्र मोदी जो पिछले 6-7 महीनों से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं G20 के रूप में, अभी वो महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए और भी कुछ जो काम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से निष्प्रभावी हैं भाजपा के संदर्भ में? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। अभी मैं एबीपी चैनल से आ रहा हूं, वहां संदीप चौधरी के कार्यक्रम में उन्होंने सी वोटर की मदद से एक सर्वेक्षण कराया था। उन्होंने करीब 3,500 हजार से ऊपर का एक सैंपल था। उस सैंपल से उन्होंने पूछा कि महिला आरक्षण कानून बनाने का किसको राजनीतिक फायदा होगा, तो 36% लोगों ने कहा कि बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा। करीब 21-22% लोगों ने कहा कि INDIA को फायदा होगा और करीब 19% लोगों ने यह कहा कि दोनों को फायदा होगा इसका। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता भी नहीं मानती है कि भाजपा को इसका कोई एक तरफा फायदा होगा। आपने कहा पूर्ण रूप से निष्फल, राजनीति में पूर्ण रूप से निष्फल या पूर्ण रूप से सफल कुछ नहीं होता है। आप लोगों की राय देखिए, मतलब ये एक सर्वेक्षण है, केवल 3,500 का सैंपल है। इसको पूरे देश पे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक बड़ी बात होगी, लेकिन इससे एक अंदाजा लग सकता है आपको। यहाँ पर वो लोग साफ तौर लोगों की राय इस मामले में पूरी तरीके से बटी हुई है। लोग ये नहीं देख पाने में, आम लोग जो कि हमारी आपकी तरह राजनीतिक बहस मुबाहिसा नहीं करते रोजमर्रा के हिसाब से, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका राजनीतिक फायदा किसको होगा। मैं तो आप नई परख के मंच पे ही मैंने कहा था कि क्या महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनाने से भारतीय जनता पार्टी को उन क्षेत्रों में भी स्त्रियों के वोट मिलना शुरू हो जाएंगे जहां पे उन्हें पुरुषों के भी वोट नहीं मिलते। देखिए भाजपा की समस्या क्या है, वो क्यों 37% पर है, क्यों वो 303 सीटों पर है, इसलिए है कि वो दक्षिण भारत में उसका आधार ना के बराबर है। केवल कर्नाटक को छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों पर भाजपा की कोई पूंछ नहीं है ज्यादा वहां पर। तो कांग्रेस को क्यों
भाजपा के अपना जब कांग्रेस अपने शिखर पे थी तो भाजपा से काफी ज्यादा वोट मिलते थे और काफी सीटें मिलती थी, इसलिए कि वो पूरे देश में उसका आधार समान था। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का संगठन सब जगह था, सब जगह वो चुनाव लड़ती थी, सब जगह कुछ ना कुछ चुनाव जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी दरअसल उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और कुछ कुछ पूर्वी भारत की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की पार्टी नहीं है। काफी कोशिशें करने के बावजूद भी वो नहीं बन पाई है। अब जिस सनातन जैसे मुद्दे उठा रही है दक्षिण भारत की पार्टी, फिर कैसे बनेगी? दक्षिण भारत की राजनीति का किरदार बिल्कुल अलग है। जैसे उत्तर भारत में जो ऊंची जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान वोटर है, दक्षिण भारत की ऊंची जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती। उत्तर भारत में बहुत सारे ओबीसी ग्रुप भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, दक्षिण भारत के ओबीसी जो है वो दरअसल कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो बिल्कुल वहां की परिस्थिति बदली हुई है। विंध्याचल के उधर भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है, विंध्याचल के इधर मजबूत स्थिति में है। इसीलिए वो 30 के 35 से लेकर 40 के बीच में कहीं फंसी हुई है। क्या ये कह सकते हैं कि अभी जैसा आपने कहा कि एक सामान्य से चूक होने पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से शायद 30 सीट भी कम हो सकती है, तो क्या एनडीए के जो उसके घटक दल हैं, क्या उनमें ऐसा मादा है कि वो भाजपा की वैतरणी पार लगा दें, उसको सत्ता में वापस ला दें पूर्ण नहीं बहुमत नहीं, के मेरा साथ? कहना है कि एनडीए के घटक दल, पहली बात तो ये है कि ये एनडीए वो नहीं है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में होता था। तब उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, तब उसमें अकाली दल होता था, तब उसमें वह शिवसेना होती थी इसके अंदर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा नहीं था। उसके पास नीतीश कुमार की पार्टी होती थी। तो बड़ी बड़ी पार्टियां, मजबूत पार्टियां भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के साथ थी। आज एनडीए में ये कोई पार्टियां नहीं है। एनडीए में जो दल हैं वो बिल्कुल मामूली किस्म के हैं। बहुत से दलों के पास तो पार्लियामेंट की एक भी सीट नहीं है। अभी मुद्दतों बाद जब एनडीए की बैठक की गई तो बिल्कुल ऐसा था जैसे भारतीय जनता पार्टी की कोई पब्लिक मीटिंग हो रही हो। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसको संबोधित किया, चुपचाप लोग बैठ के उनकी बात सुनते रहे और प्रधानमंत्री चले गए और बैठक खत्म। ऐसा नहीं था कि वहां पहले अगर बैठक होती तो उसमें सुखबीर सिंह बादल अपनी बात कहते, प्रकाश सिंह बादल अपनी बात कहते, शिवसेना के प्रतिनिधि अपनी बात रखते और उसमें नीतीश कुमार के लोग अपनी बात कहते, तब बिल्कुल अलग तरीके से पूरा होता था। तो ये एनडीए एनडीए की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कमी आए तो उसकी भरपाई कर सके। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के आने के बाद में खास बात यह है कि भाजपा अकेले दम पे बहुमत प्राप्त करती है दोनों बार। इस बार अगर अकेले दम पे बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई तो फिर एनडीए की पार्टियों की जो और भाजपा को मुश्किल होगी गठजोड़ सरकार बनाने में, क्योंकि एनडीए के अन्य दल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा जैसे ही उसकी बहुमत से 30 से लेकर 50 सीटें कम हुई वैसे ही वो संकट में फंस जाएगी। एक चीज तो साफ दिखता है कि आने वाले 3 महीने के भीतर एक चीज तो जरूर होने वाली है, और वो है कि राम मंदिर का पट खुल जाएगा, वो मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या उससे भाजपा को इतनी शक्ति मिल जाएगी कि वो पुराना प्रदर्शन दोहरा पाए? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी को यकीन होता कि राम मंदिर के मुद्दे पर वोट खींचे जा सकते हैं तो वो एनडीए के सांसदों की बैठकों में ये ना कहते कि आप लोग ये रामा मंदिर के मुद्दे की बात करना बंद नहीं कीजिए, आप जनता से दूसरी बातें कीजिएगा। तो उन्हें पता है इससे नहीं वोट मिलने वाले हैं। उन्हें पता है कि हमने चंद्रयान भेजा, इसके आधार पर लोग आपको चुनाव नहीं जिताएंगे। उन्हें पता है कि उनका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो वायदा है, जो अभी वायदे के ही रूप में है, उससे आपको वोट नहीं मिलने वाले। तो ये नहीं होने वाला है। उनको सरकार ने डिलीवरी कितनी की है और उस डिलीवरी करने में उनके प्रतिनिधि की क्या भूमिका रही है, नरेंद्र मोदी की भूमिका भी उसमें आकी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और उस लिहाज से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा हमदर्दी प्राप्त हो दूसरे विपक्ष के गठजोड़ के मुकाबले। लेकिन जैसा कि प्रदीप गुप्ता कहते हैं एक्सिस इंडिया के, कि जो डिलीवर करता है वोट उसको मिलते हैं। वो ये कहते हैं बाकी सब चीजों की हैसियत की भूमिका होती है, लेकिन वो थाली में अचार और चटनी जैसी भूमिका उनकी होती है। थाली में जो असली चीज है, जिसको थाली खाने वाला जिसके आधार पर थाली को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, वो है डिलीवरी, यानी जो वायदे किए गए वो पूरे किए गए कि नहीं किए गए, लोगों तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।
आखिर में क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जब 19 का चुनाव हो रहा था, तो मुझे याद है कि जब उस समय वाद-विवाद होता था, तो भाजपा के सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचने का तर्क आता था, लेकिन भाजपा ने अपने प्रदर्शन को दोहरा लिया। तो भाजपा अभी भी वो दोहरा सकती है, लेकिन क्यों नहीं क्या दोहरा उसे सकती? मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मेरा तो मानना यह है कि अगर बालाकोट स्ट्राइक जैसी कोई असाधारण परिस्थिति की अनुपस्थिति में और विपक्ष की एकता की उपस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछला प्रदर्शन दोहरा लिया या उससे वो बेहतर हो गई, तब आप ये मान लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रभुत्व नहीं है, ये उसका वर्चस्व है। यानी देश की जनता ने उसको पूरी तरीके से, देश के ज्यादा बड़े हिस्से ने उसको पूरी तरीके से हृदयंगम कर लिया है, पूरी तरीके से अपने गले उतार लिया है और अब वो बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रहेगी। 2024 का चुनाव इसकी परीक्षा होगा। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। किसी और दिन हम अन्य राजनीतिक दलों के बारे में भी बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी चुनावी संभावनाएँ क्या हैं। अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।